मुझे बड़ी जोर की हैरत का झटका लगा था जब प्रीत भाभी ने मुझसे यह कहा कि वह सुबह ट्रक अड्डे पर काम पर जाएगी। मैं भी अपनी चारपाई आंगन में बिछाकर उस पर लेटने ही लगा था जब दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए प्रीत भाभी मेरे पास आकर बोली, हमारे पंजाबियों में औरतें बिना मजबूरी के बाहर नहीं निकलती और ट्रक अड्डे पर तो मर्दों के अलावा कोई होता ही नहीं है। प्रीत भाभी की बात सुनकर मुझे लगा किसी ने बहुत जोर का घूंसा मेरे दिल पर मारा हो। मैंने एक गुस्सैली निगाह उन पर डाली और जरा सख्त अंदाज से कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, ट्रक अड्डे पर सब मर्द होते हैं, औरतों का वहाँ कोई काम नहीं है। मेरी बात पर वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे साथ काम करने वाली औरत है या मर्द। मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि घर का सारा खर्चा उठा सको। प्रीत भाभी का लहजा अजीब ही था। मैं बबसी से नजरें झुका गया। उनकी बात सच्ची थी। बड़े भाई की मौत के बाद से हमारी जिंदगियां बदल कर रह गई। उनके होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र ना थी, मगर चंद दिन पहले ट्रैफिक हादसे में उनकी मौत हो गई। वह किराए पर ट्रक चलाया करते थे। भाई के 3 बच्चे थे। उनकी मौत ने हम सब पर ही गहरा असर डाला था। अब अपनी माँ और 2 बहनों समेत भाभी और बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ चुकी थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कोई काम ढूंढने लगा। आखिर उसी ट्रक अड्डे पर मुझे ट्रक लोड करने का काम मिल गया जहां मेरा भाई काम करता था। उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। मैंने दिल लगाकर वहां काम करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी मजदूरों की उम्रें मुझसे ज्यादा थी। सभी पक्की उम्र के मर्द थे, मगर मेरे भाई की वजह से सब मेरी मदद कर दिया करते थे, क्योंकि वहां सिर्फ मर्द ही होते थे। जब आपस में मिल बैठते तो उनकी गंदी हरकतें आसमान छूती। इसके अलावा वह कई बुरी आदतों के भी शिकार थे। सिगरेट नशा, यहाँ तक कि शराब के घूंट भी भर लिया करते जिस दिन ज्यादा माल ट्रकों में लोड करना होता। लेकिन मुझे यह सब पसंद न था। एक तो मैं 17-18 साल का था और बाकी मर्द 30 साल से ज्यादा उम्र के थे। उस दिन हमने 3 ट्रक लोड करने को था। मैं बाकी मजदूरों के साथ इस काम में बिजी था। कैसे सुबह से रात हो गई मुझे पता ही ना चला। मैंने ट्रक में आखिरी बोरी रखी और हांफता हुआ वहीं पीछे गिरने के अंदाज में बैठ गया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हाथों पर छाले से उभर आए थे, मगर यही तो मेहनत थी और जब उसका फल मिलेगा तो मेरे दर्द सुकून में बदल जाएंगे। यही सोचता हुआ मैं अंदर गोदाम में चला आया जहां बाकी के मजदूर बैठे थे। मैं जैसे ही वहां दाखिल हुआ तो सिगरेट के धुएं का गोला मेरे मुंह पर उड़ता हुआ आया। मैं खांसने लगा। वहां बैठे 3-4 मजदूर सिगरेट फूंक रहे थे। उनमें से एक ने तो अपने पैरों के करीब एक कांच की बोतल भी छुपा रखी थी, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह शराब है। वहां रहना मेरा दिल बेचैन कर गया, इसलिए मैं वहां से निकलकर गोदाम के बाहर ही बैठ गया। रह रहकर घर की याद आ रही थी। सारा दिन ट्रक अड्डे पर काम करने के बाद जब मुनीम जी ने पैसे दिए तो मेरा चेहरा उतर गया। एकदम मेरा ध्यान घर बैठी बूढ़ी माँ, 2 जवान बहनें और विधवा भाभी पर गया। वह पैसे तो इतने भी न थे कि मेरे सारे घर वाले पेट भरकर खाना खा सकते। शायद मेरा भाई मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत करता था, तभी तो जब घर आता तो थकावट से चूर होता और 100 का नोट भाभी को देता। बाकी सारे पैसे मांग के हाथ में रख देता। अक्सर भाई के हाथों और पैरों में छाले पड़े होते थे। जब वह रात को बिस्तर पर लेटता था तो भाभी उसके पैरों पर दवा लगा रही होती थी। जब भी भाई के घर आने का वक्त होता, मेरी भाभी तैयार सैयार होकर भाई का मुस्कुराकर से स्वागत करती। अब तो एक सफ़ेद जोड़ा उसका मुकद्दर बनकर रह गया था। मैंने एक ठंडी सांस बाहर करते हुए मुनीम जी से वह पैसे लिए। इतनी मेहनत, यहाँ तक कि हाथों पर छाले बन गए थे और बदले में सिर्फ इतने से पैसे। खैर, मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकला और सब्जी खरीदने लगा। थोड़ा सा आटा लिया और घर की तरफ चल दिया। कल रात से हमारे घर में आटा खत्म हो चुका था। मैं जानता था कि आज सुबह से सब भूखे हैं। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, मैं सारा सामान लेकर घर की तरफ चला आया। जूं ही घर में दाखिल हुआ तो सामने बूढ़ी माँ को बीमारी की हालत में देखा तो एकदम से ठिठक कर रह गया, क्योंकि मैं तो सुबह यह कहकर निकला था कि माँ की टीबी की दवा लेकर आऊँगा, मगर जितने पैसे मुझे मुनीम जी ने दिए थे उसमें तो सिर्फ आटा और सब्जी ही आनी थी।
मेरे अलावा इस घर में कोई भी कमाने के लिए मर्द मौजूद ना था, मगर मुझे यहाँ से इतने पैसे ना मिल पाते कि मैं अपने और अपने घर वालों का पेट पाल सकता। भाभी और बहनों ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह सुबह से भूखी थी। उन्होंने जल्दी से खाना बनाया और फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया और माँ की दवा के लिए पैसे नहीं बचे थे। यह बात शायद भाभी जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने घरेलू टोटके करते हुए उनको काढ़ा बना कर दिया, जिसे पीकर वह कुछ बेहतर हुई। जितने मुश्किल हालात हमारे हो चुके थे, उसमें मेरे एक अकेले का काम करने से इस घर का खर्च नहीं चल सकता था। कई महीने से बिजली का बिल ना चुकाने की वजह से अब तो हमारी बिजली भी कट चुकी थी। कुछ दिन तो यूं ही चलता रहा, मगर 2 वक्त की रोटी भी अब मुश्किल होती चली जा रही थी। माँ की दवाओं का अलग खर्चा था। पूरे घर में भाभी ही माँ के बाद समझदार और सलीकेदार औरत थी। वह बहुत खूबसूरत भी थी, मगर भाई के जाने के बाद अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पा रही थी। एक दिन जब मैं काम से थका हारा घर वापस आया तो भाभी जैसे मेरे ही इंतजार में बैठी थी। रात को जब मैं सोने लगा तो जो बात उन्होंने की, मेरा दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो चुका था। उन्होंने मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए शब्द ही भूल गया। मैं तो पलकें झपकना तक भूल गया था। भाभी भी शायद ससों पंच का शिकार थी। वह कहने लगी कि दिलीप, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ अड्डे पर काम करने चलूं, इससे तुम्हारा बोझ भी कम हो जाएगा। भाभी के शब्द सुनकर मैं दंग रह चुका था। इतनी भारी भरकम बोरियां भाभी कैसे उठा सकती थी? इनका काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। इतने सारे मर्दों के सामने भला वो कैसे ट्रक से बोरियां उतारती? वह बिल्कुल बेअसर और गंभीर थी। वह मुझे समझाने लगी कि देखो दिलीप, तुम्हारे कंधों पर हम सबका बोझ आ चुका है और मैं नहीं चाहती कि तुम रोजाना इतना काम कर करके थक जाओ। इस घर का और हम सबका खर्चा तुम अकेले नहीं उठा सकोगे। जरूरी है कि तुम्हारे साथ कोई और भी मौजूद हो जो इस घर को चला सके। भाभी के शब्द तो मैं समझता था, मगर वह कैसे इतने मर्दों के सामने मेरे साथ ट्रक लोड करने का काम कर सकती थी? मैंने भाभी से यह सवाल किया तो बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो। किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी कि उनके साथ काम करने वाली मर्द है या औरत। भाभी कहने लगी कि बस तुम सुबह तैयार रहना। भाभी मुझे कई सवालों में घिरा हुआ छोड़कर कमरे से बाहर जा चुकी थी। मुझे हैरत हुई थी कि आखिर भाभी कहना क्या चाहती है। भला वह कैसे मेरे साथ जा सकती है? वहाँ मौजूद मर्द तो बिल्कुल भी अच्छी आदत के मालिक नहीं थे। मेरी भाभी तो वैसे भी बहुत खूबसूरत और जवान थी। भला मैं उन्हें वहाँ कैसे लेकर जा सकता था? मैंने इस बात का जिक्र भाभी से भी किया, मगर वह बोली कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। मुझे तो उनकी बातें सर से ऊपर से गुजरती महसूस हुई। बहरहाल जैसे वह रात गुजरी और सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला तो मुझे आंगन में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे बहुत गुस्सा भी आया था कि ऐसे कैसे अनजान आदमी हमारे घर के ऐन बीचों बीच खड़ा है। उसने काले रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था और सर पर एक पगड़ी भी पहन रखी थी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और मूंछें भी थी। मैंने जब देखा तो फौरन उसके पास गया और गुस्से से बोला कि भाई, कौन है आप और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? किसकी इजाज़त से अंदर कदम रखा है आपने? मेरे सवाल पर कुछ देर के बाद जब उस आदमी ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो एक पल को मैं शाक्त होकर रह गया। मेरा दिल कुछ और कह रहा था, जबकि दिमाग कुछ और ही निशानदेही करवा रहा था। गुस्से में खड़ा वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और फिर मुझे बगैर देखते हुए बोला कि भाई साहब, ट्रक अड्डे जाने का वक्त हो गया है, चले अब। मैंने उसे गौर से सर से लेकर पैरों तक देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक झटका खाकर उछलकर उनसे कई कदम दूर हटा। वह तो मेरी भाभी थी जो भाई के कपड़े पहनकर बिल्कुल लड़का बनी खड़ी थी। एक पल को तो मैं भी उन्हें पहचान न सका था। भाभी को इस हाल में देखकर वहां मौजूद सारे मर्दों में से कोई भी नहीं पहचान सकता था कि हकीकत में उनके साथ काम करने वाली कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। मैंने भाभी को अपने साथ लिया और हम दोनों ट्रक अड्डे जाने के लिए निकल पड़े। हमने भाभी का फर्जी नाम कुलदीप रख दिया था और इसी नाम से मैं मुनीम जी के सामने उनका परिचय करवाने वाला था कि यह मेरा दोस्त है। ट्रक अड्डे पर पहुंचे तो मेरे साथ आने वाला यह खूबसूरत नौजवान देखकर
सब मर्दों ने एक दफ़ा मेरी भाभी को बहुत गौर से देखा था। उस वक्त तो मेरा दिल धक धक करने लगा था। मेरे तो एक पल को पसीने छूट गए कि कहीं वह भाभी को पहचान ही ना ले कि हकीकत में वह कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। मुनीम जी ने जब देखा तो उसने एक सरसरी नज़र डालने के बाद भाभी को भी काम पर रख लिया। भाभी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वह बिल्कुल मर्दाना आवाज़ में मुनीम जी से बात कर रही थी। मैं खुश था कि चलो इस बहाने घर का खर्चा अच्छा चल जाएगा। थोड़ी देर बाद 2 ट्रक लॉड करने वाले आए और हम सब मजदूर मिलकर वहाँ पर काम करने लगे। मेरी नज़रें बार बार भाभी की तरफ उठ रही थीं। उनकी हिम्मत बहुत थी, मगर उसके बावजूद वह एक औरत थी और उनके लिए यह भारी भरकम बोरियां उठाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मगर उनकी हिम्मत को दाद बनती थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन बोरियों को उठाती और उठाकर ट्रक में रख रही थी। मैं भाभी के पास आया और उन्हें ट्रक के ऊपर खड़े होने का कहा और भारी बोरियां खुद उठाकर ट्रक पर रखने लगा। वह उसे घसीटकर तरीके से ट्रक पर रख रही थी। इस तरह से हम देवर भाभी ने मिलकर काम किया था, जहां मैं रोज 2 ट्रक का काम करता था। मगर आज भाभी के साथ मिलकर 5 ट्रक लोड किए थे। मगर बात यहीं तक नहीं थी। उसके बाद जो कुछ मेरी भाभी के साथ हुआ वह दिल दहला देने वाला था। बहरहाल भाभी रोज मेरे साथ जाने लगी। भाभी काम में लगी हुई होती। कई मर्दों ने उनसे बात करना चाही, मगर वह किसी को कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस अपने काम से काम रखती थी, क्योंकि काम करने के दौरान वह जानती थी कि वह अपनी आवाज़ को लगातार मर्दाना नहीं रख सकती थी। उन मर्दों में मौजूद एक मर्द था जो कि रोज़ाना ट्रक लोड करने के बाद गोदाम में बैठकर सिगरेट और शराब पिया करता था। वह जिस कदर घूर कर भाभी को देख रहा था, मुझे शक होने लगा कि कहीं वह जान ही न जाए कि भाभी एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। वह बार बार भाभी के करीब होने की कोशिश करता। कभी उनके हाथ से बोरी थाम लेता तो कभी उनके चेहरे पर आया पसीना साफ करने की कोशिश करता। मगर भाभी हर बार खुद को उससे बचाती हुई दूर हो जाती और मेरी तरफ बेबसी से देखने लगती। मैं फौरन से भाभी के पास आ जाता। वह मजदूर मुझे देखकर कहता, तेरा यार तो बड़ा खूबसूरत है। मैंने इतना खूबसूरत मर्द पहले नहीं देखा। फिर भाभी के सामने खड़ा होकर बोला, तू मर्द है तो फिर मुझसे इतना घबराता क्यों है? जवान बन, हमारे साथ रहा कर तुझे एक बहादुर मर्द बना देंगे। यह कहकर वह हंसता हुआ भाभी पर भरपूर नज़र डालते हुए वहां से चला गया। वह मुनीम जी का चाहेता मजदूर था। उसका काम भी यहाँ पर मौजूद मजदूरों पर नज़र रखना था। वह खुद बहुत कम काम करता और हमसे ज़्यादा करवाया करता था। सारा दिन काम करने के बाद जब घर जाने का वक्त आया तो मैं और भाभी गोदाम के बाहर ही एक तरफ होकर बैठ गए। हम बहुत थक चुके थे, क्योंकि गोदाम में जाकर बैठने का बिल्कुल भी हाल नहीं था। तभी वह मजदूर बाहर आया और भाभी को बाजू से पकड़कर बोला कि आओ कुलदीप, अंदर चलो, बैठकर कोई गपशप लगाते हैं। तुम तो बहुत ही कम बोलते हो। भाभी का चेहरा उस वक्त बिल्कुल जर्द पड़ा था। वह सटपटाकर मेरी तरफ देखने लगी। उस वक्त में काम कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, इससे पहले ही वह भाभी को गोदाम में ले गया। मेरे जिम में अब भी चंद बोरों को ट्रक में रखना बाकी था और मैं काम छोड़कर नहीं जा सकता था। वह भाभी को गोदाम में ले गया। वहां पर कई मजदूर मौजूद थे और सभी के हाथों में सिगरेट थी। वह सभी लोग भाभी को सर से पैरों तक देख रहे थे, जैसे कि हमारा राज खुल चुका हो और वह जान चुके हो कि यह कोई लड़का नहीं है बल्कि एक औरत है। उस आदमी ने भाभी को कंधों से पकड़ा और अपने साथ बेंच पर बैठाते हुए एक सिगरेट उनकी तरफ बढ़ाया। मगर भाभी ने फौरन उसका हाथ हटाकर अपना अंदाज बदलते हुए लेने से मना कर दिया और जल्दी से उठकर बाहर आ गई। उस वक्त वह बहुत ज़्यादा होश से बेहाल थी। यही मौका अच्छा था। मैंने भाभी को लिया और कहा कि जल्दी से मुनीम जी से पैसे लेकर हम वापस घर चलते हैं। मगर जब पैसे लेने की बारी आई तो तभी दूसरे शहर से माल से लदा हुआ ट्रक वहां पर आकर खड़ा हो गया, जिसका सामान हमें अब यही उतारना था। मुनीम जी ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया और बोला कि पहले ये ट्रक खाली करो, उसके बाद ही तुम लोगों को पैसे मिलेंगे। मरते क्या ना करते, उनकी बात मानना पड़ी और एक बार फिर हम ट्रक से माल उतारने लगे। भाभी बुरी तरह हाँफ रही थी। उनका सांस उखड़ चुका था। उनके हाथों पर छाले बन चुके थे, मगर उसके बावजूद वह खामोशी से काम करती रही थी।
उस दिन यह काम करते हुए हमें काफ़ी देर हो गई। रात के 12 बज चुके थे। मैं खुद थकन से चूर था। तभी भाभी ने मुझे कहा कि दिलीप तुम घर जाओ और जाकर माँ और बहनों को कुछ खाने का सामान दे आओ। तब तक मैं काम करती हूँ। मैंने भाभी की बात मान ली और अपने हिस्से का काम भी उन्हें देते हुए फौरन से बाजार गया ताकि कुछ खाने पीने का सामान जाकर घर में देकर वापस अड्डे पर पहुँचूँ। इस सब में मुझे 1 घंटा लग चुका था, मगर जब मैं वापस अड्डे की तरफ आया तो दूर से ही मुझे शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। यूं लगता था जैसे दूर कहीं नाच गाने की महफिल चल रही हो। मेरा दिल सीने में उछला था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ गोदाम की तरफ आने लगा। वहां अड्डे पर पहुंचा तो सिर्फ एक मोमबत्ती हर तरफ रोशनी फैला रही थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। और कहाँ थी भाभी? यहाँ तो सिवाय चंद मजदूरों के कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह मजदूर जो नशा करके अब यही सड़क किनारे पड़े सो रहे थे। यही तो जिंदगी थी उनकी। सारा दिन माल लादते और रात को उन पैसों से नशा खरीदकर फिर गिरे पड़े मिलते थे। लगातार शोर शराबे और हंसने की आवाज़ें गूंज रही थी। वह सब तो शराब के नशे में थे। कहीं उन लोगों को भाभी का पता तो नहीं चल गया था? मेरा दिल कांप गया था। मैंने बौखलाते हुए उनमें से एक मजदूर को जगाया और फिर पूछने लगा कि बताओ कुलदीप कहाँ है, जो आज सुबह मेरे साथ आया था। मेरी बात सुनकर वह मजदूर आधी नींद में उठते हुए बोला, वह मजदूर तो ठेकेदार के साथ तहखाने में गया है। इतना कहकर वह बेहोश हो चुका था। उसके मुंह से निकलते शब्द मेरी जान निकाल रहे थे। भाभी को तहखाने में ले जा चुके थे। इसका क्या मतलब हो सकता था? मुझे लगा किसी ने मेरे तन से जान ही निकाल ली हो। मुझे यहाँ काम करते हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके थे। इस बीच वह ठेकेदार कई बार तहखाने में किसी औरत के साथ जाया करता था। कहीं आज रात उसने मेरी भाभी। इससे आगे सोचना भी मेरे लिए मुमकिन न था। मेरी आंखों में खून सा उतर आया था। ये मेरी गैरत का मसला था। मैं तो शायद आज उस आदमी का कत्ल ही कर देता। अगले ही पल आंखों से आंसू बह निकले और मैं तहखाने की तरफ चल पड़ा। तहखाने का दरवाज़ा बंद था और अंदर से कई मजदूरों की आवाज़ और गानों की आवाज़ आ रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने कपकपाते हाथों से पूरी ताकत से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। अंदर गाने का शोर था, मगर शायद किसी ने आवाज़ सुन ली थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो मैं मुश्किल से सांस लेकर अंदर का मंजर देखने लगा। सामने वही ठेकेदार खड़ा था जिसके हाथ में अभी भी कांच की बोतल मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर उसे हटाया और अंदर दाखिल हो गया। वहां उस वक्त 6 लोग मौजूद थे जो हाथों में जाम लिए बैठे थे। उनके चेहरे से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे देखकर उनका मज़ा किरकिरा सा हो गया था। वहां कुलदीप मौजूद नहीं था। मैं खुद पर काबू न रख सका और चिल्लाया कि कहाँ है मेरी भाभी? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? मेरे सवाल पर सभी की आंखें हैरत से फैल गई थीं। अपने पांव पर तो मैं खुद कुल्हाड़ी मार चुका था, मगर शुक्र था कि वह उस वक्त नशे में थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला था। मैं खुद को संभाल कर बमुश्किल बोला कि कुलदीप कहाँ है? किधर लेकर गए तुम उसे? ठेकेदार चौंका और फिर हकलाते हुए बोला, मुझे क्या पता किधर है? यह सवाल उसी से जाकर पूछ कि वह किधर गया। वह नशे में धुत हंसकर कहता, वापस लड़खड़ाकर अंदर जाने लगा। मगर भाभी यहाँ भी नहीं थी तो फिर कहाँ थी? मेरा दिल बेचैन था। मैं वापस ट्रक के अड्डे पर आया कि तभी मेरी नज़र एक ट्रक के नीचे पड़ी। यूं महसूस हुआ जैसे वहाँ कुछ गिरा हुआ है। मैंने जब झुककर देखा तो वहाँ तो भाभी लेटी सो रही थी। उसे देखकर मेरे बेजान वजूद में जान आई थी। मेरे आंसू अब भी बह रहे थे। मैं घुटनों के बल वहीं ढह गया। मैंने बमुश्किल भाभी को आवाज़ दी। वह फौरन से उठ बैठी। मुझे देख ट्रक के नीचे से निकल आई। मुझे यूं रोता देखकर हैरान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा घर वापस चले। मैंने उनकी एक नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आया। मैंने कहा कि आप आज के बाद काम पर हरगिज़ नहीं जाएंगी। वहाँ के मर्द अच्छे नहीं हैं। आपकी इज्जत को खतरा है। मैं दिन रात मेहनत कर लूँगा, लेकिन गैरत का सौदा मुझसे नहीं होगा। वह चुप हो गई। उन्होंने मुझसे सवाल ना किया। फिर मैंने अपनी उम्र नहीं देखी, ना ही यह देखा कि थकन क्या होती है। खुद को पत्थर जैसा बना लिया क्योंकि मेरी रगों में भी एक पंजाबी का खून बह रहा था।
हम गैरत की खातिर जान देने वाले लोग थे। मेरी भाभी 21 साल की थी जब वह ब्याह कर हमारे घर आई थी। एक के बाद एक 3 बेटों को जन्म दिया। उम्र में वह मुझसे 5 साल ही बड़ी थी। अब भी जवान और खूबसूरत थी। मैंने दिन रात नहीं देखा और कठिन मेहनत करके 3 सालों में मैंने दोनों बहनों को ब्याह कर विदा कर दिया था। उसके बाद माँ ने मुझसे कहा कि मैं भी शादी कर लूँ। शादी के नाम पर मेरी नज़र सामने सफ़ेद कपड़े पहनी हुई भाभी पर पड़ी, जिसे उस वक्त एक सहारे की ज़रूरत थी। मैं क्यों किसी और से शादी करता? उस औरत को ही क्यों ना अपना लेता जिसने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया था। मैंने माँ से कहा, मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। माँ कहने लगी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, कहो तो तुम्हारे लिए लड़की वालों से बात करूँ। मैंने कहा, नहीं माँ, किसी लड़की वालों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीत है, मैं उसी से शादी कर लूँगा। मेरी बात सुनकर प्रीत मेरी तरफ हैरत से देखी थी। फिर कहने लगी, दिलीप, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैं भाभी हूँ तुम्हारी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि विधवा भाभी से शादी करना कोई गलत नहीं है। मैं आपको और अपने भाई के बच्चों को बेआसरा नहीं कर सकता। कोई और लड़की मेरी पत्नी बनकर आएगी तो कभी भी आपको इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको और बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ सकता। बेहतर है आप भी जिद मत करें। चंद दिन के बाद मेरी माँ भी प्रीत को समझाती रही। फिर आखिर मेरा शादी प्रीत से हो गई और हम एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे।